We'll be starting today with metals and non-metals. Metals and non-metals. बिल्कुल कल जैसे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग अपने बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. लेफ्ट वाली साइड यहाँ पर हम उसी क्वेश्चन को जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे. किसी को नहीं आता होगा कोई कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक से आ रहा होगा वो टॉपिक यहाँ लिखेंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास नंबर ऑफ टिक या फिर हम लोग को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और सबसे ज्यादा रिपीट क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं और हम लोग पेपर में के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट फॉर्म कर लेंगे. डन. चलिए ठीक है. इसी बहाने पर क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे. मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आने वाले जो क्वेश्चंस हैं पहला है एक्सट्रैक्शन से. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत आता है. तुम्हें सीधा या तो वो और दे देते हैं कि तुम लोगों को उन्होंने बोला कि जिंक सल्फाइड की ओर है, आप इससे कैसे प्योर जिंक एक्सट्रैक्ट करोगे बताओ. या फिर मर्क्यूरी की ओर को क्या कहते हैं और वो एक्सट्रैक्ट कैसे होती है, या फिर सिनेबार क्या चीज़ है. एक इस तरह के क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन से बहुत देखे जाते हैं. अच्छा, जो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको किस तरह से आप कर सकते हो एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो उसके अंदर आप गलती करते हो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अंदर. तो हम वो वाली कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, अभी आज ही कर लेंगे ये वाला काम भी. ठीक है, डन. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2025 का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं. द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर. ध्यान सुनना. उसने बोला कि मेरे पास मोल्टन क्लोराइड्स की फॉर्म में हम लोग को कोई सॉल्ट गिवन होता है. ठीक है, मोल्टन क्लोराइड्स का मतलब समझ लो, जैसे तुम्हें गिवन है CaCl2, MgCl2, NaCl. ठीक है, क्लोराइड की फॉर्म में उसके पीछे क्या लग रहा है, Cl लग रहा है. उसकी मोल्टन फॉर्म से मैं उसको एक्सट्रैक्ट करती हूँ बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. तो ये बताओ किसके अंदर होता है. आपको जब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं. डन. ये बताया था मैंने आपको. Yes, तो मेरे को बताना इनमें से, मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ जो ऑप्शंस में गिवन थी और आप मुझे बताओगे कौन से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से होगा. आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम लोग को एक्सट्रैक्शन में मिल सकता है. ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और रिफाइनिंग में फर्क होता है. रिडक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है, उस मेटल को निकालने के लिए होती है, और रिफाइनिंग सिर्फ उसकी क्लीनिंग करने के लिए ही होती है. ठीक है, पहला ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर हो सकता है? क्यों गोल्ड एंड सिल्वर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो और इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है. हाँ जी, एक रिडक्शन बेटा होती है. कैसे हो सकती है बताओ. उसमें मैंने पढ़ा था कि उसकी होती है. नहीं हो सकती है. रिफाइनिंग हो सकती है, रिडक्शन नहीं. रिडक्शन तभी होगी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तभी होगी जब वो हाईली रिएक्टिव होगा. हम उसको क्या करेंगे, जैसे सॉल्ट या एक्वस फॉर्म में लेकर आएंगे. जैसे NaCl है, आपने लिया एक एग्जांपल लो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का. NaCl है, सॉलिड फॉर्म में था, मैंने क्या करा, इसके अंदर वाटर डाला, एक्वस फॉर्म में आ गया ये. अब अगर मुझे इसमें से सोडियम निकालना है अकेला तो मैं क्या करूंगी, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर लूंगी. यानी कि मैं उसको एनोड लगाऊंगी, कैथोड लगाऊंगी और उसमें से पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी. एक साइड सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड मेरे पास क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा. आई बात समझ. दूसरा है, अब सारे पॉइंट सुनना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. बी पार्ट है इसका कैल्शियम मैग्नीशियम. सी पार्ट है एल्यूमिनियम सिल्वर एंड लास्ट है सोडियम आयरन. बताओ भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए. एक ने बोला बी, मतलब ए का तो ऑप्शन हमने वैसे ही काट दिया था, गोल्ड एंड सिल्वर. अब जिस बच्चे ने डी बोला वो क्यों गलत हुआ सुनो. उसने सोडियम, तक तो वो बिल्कुल ठीक था. सोडियम तो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो सोडियम के साथ तो बात ठीक थी, बट आयरन थोड़ी हाईली रिएक्टिव होता है. आयरन कहाँ हाईली रिएक्टिव है.
जब आपने सीरीज पढ़ी थी, याद है तुम्हें वो ना मांग अल्लाह वाली बात? काशीनाथ काशीनाथ बाली वाला भी दिया था, ठीक है। काशीनाथ बाली का माली बाली, याद है ऐसी कुछ सीरीज? यस तो मैम। ये वाले जो ऊपर ऊपर स्टार्टिंग वाले हैं वो तो थोड़े रिएक्टिव वाले हैं, मैग्नीशियम तक लगभग रिएक्टिव ही होते हैं, एल्यूमिनियम से थोड़े कम रिएक्शन शुरू हो जाते हैं या फिर कम 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 की तरफ जाते हैं। तो सोडियम तो समझ आते हैं, बट आयरन थोड़ी हाईली रिएक्टिव है, तो ये इसीलिए कैंसिल हुआ ऑप्शन। आपको पेयर में देखना है, आपने ये नहीं देखना कि कोई एक होता हो, ये पेयर में देखने थे आपको। आई बात समझ? एल्यूमिनियम और एजी, एजी तो बिल्कुल नहीं है। एजी क्या है? सिल्वर। सिल्वर तो बिल्कुल छोड़ दो भाई, सिल्वर तो रिएक्टिव बहुत कम है। कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम इसमें आ रहे हैं, हो सकते हैं कैल्शियम हाईली रिएक्टिव में आता है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर वो तो बिल्कुल ही नहीं थे, तो ऑप्शन क्या हो गया था? बी ऑप्शन सही था। क्लियर है? आपको समझ आया? यस। हाईली रिएक्टिव मेटल्स किस तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं बताओ? इलेक्ट्रोलिसिस। शाबाश। चलो एक चीज मुझे बताओ आप लोग कि आप लोगों को एक्सट्रैक्शन वगैरह याद है कि मुझे पहले एक्सट्रैक्शन पढ़ाने की जरूरत है? याद है सबको? देखो एक्सट्रैक्शन नहीं याद या फिर कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो बुक खोल लो या फिर मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगी, या फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं तब पढ़ा दूंगी आपको उस चीज की एक्सट्रैक्शन। ढंग से याद नहीं है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं ठीक से याद, बाकी याद है, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग उसको करते जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन समझ लेते हैं, अगर किसी ने बोला है तो फिर सोचो मैंने एक बीकर ले लिया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन समझा रही हूँ, दिस इज फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल। सोचो मुझे सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, ऐसे किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म लेकर आनी है, तो मैं क्या करूंगी? उसका क्लोराइड बना दूंगी। क्या बना दूंगी? क्लोराइड। जैसे NaCl, KCl, BaCl2, CaCl2, MgCl2 बन गया Cl वाला। Cl वाला क्या बना लूंगी? इसका सॉल्ट। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए मेटल्स आर ऑलवेज कैटायंस और अनायंस क्या होते हैं? कैटायन के कैटायंस होते हैं। क्या होते हैं? कैटायंस। ठीक है। और अनायंस कौन से होते हैं? नॉन। ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक यहाँ पे एनोड लगाया, एक मैंने यहाँ पर कैथोड लगा दिया, इसको बैटरी से ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। क्या करा? बैटरी से आगे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कौन सा सॉल्यूशन डाला? इसमें जो भी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है उसका क्लोराइड वाला। मुझे सोडियम चाहिए तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम क्लोराइड। डन। मैंने क्लोराइड वाला सॉल्ट की मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म डाली। क्यों मोल्टन या एक्वस फॉर्म डाली है? क्योंकि वो कंडक्ट करता है। वेरी गुड, क्योंकि वो कंडक्ट तभी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब या तो उनमें पानी मिला हो, एक्वस फॉर्म में हो, या फिर वो मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। अब एनोड के पास क्या आता है? अनायन आता है। क्या आते हैं? अनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव। और कैथोड के पास कौन आते हैं? कैटायंस, पॉजिटिव वाले। अब याद रखना, सोचो ये NaCl का बनाना था मुझे सोडियम एक्सट्रैक्ट करना था। मैंने पहले NaCl बनाया, एक्वस फॉर्म में लेकर आई, खोल के रख दिया यहाँ पे। Na क्या बनता है? Na पॉजिटिव और Cl क्या होता है? Cl नेगेटिव। तो एनोड वाली साइड इकट्ठा कौन होता जाएगा? Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे डॉट 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 लाइन बना सकते हो। तो इस साइड कौन कौन जा रहे हैं हमारे पास? क्लोरीन नेगेटिव जा रहे हैं, और इस साइड कौन कौन जाते जाएंगे? सोडियम। तो मेरे पास कैथोड वाली साइड मेरे पास मेरा प्योर मेटल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मैम एनोड डस्ट किस में बनती है वो? इसमें भी बन सकती है। एनोड मट यूजुअली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में बनती है। रिफाइनिंग में, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक साइड आपको प्योरेस्ट फॉर्म मिल रही है और एक साइड आपको मिट्टी वाली फॉर्म है हमारे पास। डन। उसकी हम बात कर लेंगे अभी, जब रिफाइनिंग वाला क्वेश्चन आएगा तब वो वाली बात करेंगे। रिडक्शन समझ आई? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे पेपर में। समझ आया किसकी रिडक्शन हो रही है? डन। चलो, द कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड इज, ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर, मैम हमने ऑक्साइड ओर तो पढ़ी नहीं, हमने और कौन सी पढ़ी है? सल्फाइड और कार्बन। याद है? मैं ZnS लिखती हूँ या फिर ZnCO3 लिखती हूँ, मैंने ZnO की और तो नहीं पढ़ी।
पर जब तुम्हें ये मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट पहले किसमें बनते हैं, जिंक ऑक्साइड में। किसमें बनाए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो सल्फाइड और कार्बोनेट की जो ओर है वो पहले किसमें कन्वर्ट होगी, ऑक्साइड में। किसमें, ऑक्साइड में। मैं ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि ऑक्सीजन हटाने को क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन आसान होती है करनी, मैं डायरेक्टली इनकी रिडक्शन नहीं कर पाती हूँ। आई बात समझ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड से या फिर मुझे किसी भी ऑक्साइड से अगर मेटल निकालना है तो मैं किसके साथ रिडक्शन करूं, पहला रिडक्शन विद कार्बन, याद है प्लस सी किसी के अंदर किया हुआ है, कोक। तो कोक क्या थी, कार्बन की फॉर्म थी। तो यानी कि ये काम हो सकता है, रिडक्शन विद कार्बन तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा चलो, रिडक्शन विद हाइड्रोजन, याद है मैंने कभी प्लस H2 करा हो किसी के अंदर रिडक्शन के लिए, करा किसी में, याद करो अच्छे से, नहीं किया, नहीं करा। रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस करा है मैंने किसी में रिएक्शन, किस में ऐड किया बताओ, किसमें, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ। जो मैंने आपको उसमें पढ़ाए हैं, ओर्स के अंदर पढ़ाए हैं आपको, ओर पढ़ाई है मैंने आयरन की आपको, कहाँ पढ़ाई मैंने, कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर, कौन सी ओर पढ़ाई मैंने इसकी, मैंने तो और पढ़ाई नहीं आपको। अब किसी एक बच्चे ने बोला मैम थर्माइट रिएक्शन, अब तुम क्वेश्चन समझो, तुम लोग कैसे कंफ्यूज करते हो अपने आप को। मेरे पास थर्माइट रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा रिएक्शन है जो कि मुझे मोल्टन फॉर्म में मेटल को देता है। मैं थर्माइट रिएक्शन करती ही इसलिए ताकि मेटल जो है वो मोल्टन फॉर्म के अंदर आ जाए, पिघली हुई फॉर्म के अंदर आ जाए मेरे पास, ताकि मेरे पास जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स हो जाए। याद है तुम लोगों को? तो थर्माइट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला टाइप था, वैसे वाले तरीके से सोचना था उसको। और पूछे हैं। अब इसमें क्या पूछा था कि और वाली बात है, मैंने कहा कभी और से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तुम्हें मैंने आयरन की और पढ़ाई कभी नहीं, मैंने क्या था पेपर किसमें से आएगा, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो मतलब ना मैंने अभी तक हाइड्रोजन पढ़ा है, एल्यूमिनियम भी नहीं पढ़ा। एल्यूमिनियम जो तुम कह रहे हो थर्माइट रिएक्शन, वो तो हम लोग को किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में जाके पढ़ा था, और से थोड़ी बनाने में हेल्प हो रही है वो। लास्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, करिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, बताओ कौन कौन यस कह रहे हैं। एक, सिर्फ एक बच्चा कह रहा है, चलो अब समझते हैं, वो एक बच्चे की भी प्रॉब्लम दूर करते हैं। उसने बोला था कि ऑक्साइड से अगर मेटल निकालना है, मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किन की होती है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव वाले तो क्लोराइड फॉर्म में बैठे हुए हैं, उनको थोड़ी मैंने ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आई हूं। पहले ऑक्साइड फॉर्म वाले कौन से थे, ये जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड, इनको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था पहले, ऑक्साइड ओर में। तो ये उनकी बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया पूरा, कि जो कंफ्यूजन है तो मैं बता दूंगी फिर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी उसमें। डन, समझ आ गया। तो यानी कि ना हाइड्रोजन के साथ किया ना एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होती सिर्फ हाईली रिएक्टिव के साथ है। हाईली रिएक्टिव वाले ऑक्साइड थोड़ी बनाएंगे पहले बैठ के, हमने तो उनका क्लोराइड बनाया है। तो रिडक्शन विद किस में होती है, कार्बन। तो ऑप्शन कौन सा सी ठीक था, ए पार्ट ठीक था। अच्छा, अब जिन्होंने कल की क्लास अच्छे से लगाई है वो ये क्वेश्चन के लिए हैंड रेस करना, शायद उन्हें आता हो। पहले पूरा क्वेश्चन सुनना। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, मेरे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, फॉर्म्स कंपाउंड सी। ये ए और बी मिलके क्या बनाते हैं, सी कंपाउंड बनाते हैं। ए लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड बी गेन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया क्वेश्चन? यस। ए बी दो एलिमेंट, ए ने लूज कर इलेक्ट्रॉन, बी ने वो पकड़ लिए और एक कंपाउंड सी बना दिया है। जो सी कंपाउंड है वो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा? पहले मुझे बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक की कोवेलेंट? आयनिक। क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बोलिए शाम्भवी। अच्छा ठीक है। A part it has high melting point, B part it is highly soluble in water, C part it has weak electrostatic forces of attraction, and D part it conducts electricity in molten or aqueous form only. मैम सीगर। शाबाश, वेरी गुड, क्लैप करो अपने लिए खुद के लिए, शाबाश। चलो कुछ तो याद है कल वाला,
पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे पिछली क्लास का लगता है कि तुम्हें आता है, वरना मुझे ऐसा ही लगता था कि पता नहीं मैं क्या पढ़ा के रोज जा रही हूँ। आगे चलते हैं। मैम मेरा एक डाउट था, हाँ जी बोलो। थर्माइट रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं थर्माइट रिएक्शन में जब पहुंचूंगी तब आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे, अब पहला टॉपिक हमने एक्सट्रैक्शन, अभी जितने भी हमने क्वेश्चन देखे मैक्सिमम किससे हैं? एक्सट्रैक्शन से। आयनिक कोवलेंट वाला हम पहले लिख चुके हैं, अब हम फिर से अपने दिमाग को नहीं खराब करेंगे, हम बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं। हमने एक चैप्टर में प्रिपेयर कर लिया, वो सब चैप्टर्स के लिए हो गया हमारे लिए। डन। तो अभी तक तो मैंने यही देखा मेरे किससे आ रही है, एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज एल्यूमिनियम पाउडर जो है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट रिएक्शन याद है किसी को? Yes. क्या था थर्माइट रिएक्शन? Fe2O3 शाबाश। plus gives Al2O3 plus और ये कैसी फॉर्म में था? molten. लिक्विड फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म में था, ठीक है। तो ये एक थर्माइट रिएक्शन लिख लो यहाँ पे भाई, थर्माइट रिएक्शन से क्वेश्चन आया है यहाँ पे, उसका रिएक्शन पढ़ना है। और तो अभी समझ हम अभी लेंगे ताकि हमें याद रह जाए थोड़ा सा। अब उसने कहा एल्यूमिनियम पाउडर को ही क्यों यूज करती हूँ मैं, ठीक है। इट्स रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन क्या था, मैंने एल्यूमिनियम पाउडर क्यों यूज किया है इस रिएक्शन में? ए पार्ट, इट्स रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो होता है, देखते हैं आगे। बी, व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन ऑक्साइड, जब इस एल्यूमिनियम पाउडर को मैं आयरन ऑक्साइड के साथ हीट करती हूँ, when it is heated with iron oxide, molten iron is obtained. Fe obtain होता है molten form के अंदर, ठीक है। चलो, हो सकता है ये भी हो सकता है, अभी तक तो ये बात भी ठीक है। ऐसे ही हो रहा है ना मेरे पास, देखो जब मैं एल्यूमिनियम को इसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तब मेरे पास Fe obtain हो रहा है। चलो, when it is heated with iron oxide, molten aluminium oxide is obtained to join railway tracks. मुझे बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो मोल्टन फॉर्म में आया? No. ना, सिर्फ और सिर्फ आयरन ही मोल्टन फॉर्म में आया और उसी ने क्या करी है, ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो एज कंपेयर्ड टू आयरन एंड अ मोल्टन अलॉय ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। भाई मेरे पास आयरन का कोई अलॉय थोड़ी बना है, मेरे पास तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मिली है यहाँ पे, तो ये अलॉय वाला चक्कर भी गलत है। तो मुझे किसमें कंफ्यूजन हुई, जैसे जब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हुई ए और बी में। ए ने कहा ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आयरन के साथ होता है तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, और दूसरा उसने बोला कि जब मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करती हूँ तो मेरे पास प्योर आयरन मिल जाता है। अब मैंने तुम्हें ना क्लास के अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बोला बी ऑप्शन सही है। अब मैंने इसके दो तरीके समझाते तुम्हें। मैंने जब तुम्हें स्टार्टिंग में बताया ये वाला रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, मैंने कहा था थर्माइट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यानी कि एल्यूमिनियम का काम क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बनना, कि ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस करवा पाए। तो एल्यूमिनियम इसलिए यूज हो रहा है ताकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सके, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पे इतनी हीट, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि तब आयरन जो है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। तो जब मैं अपना बी ऑप्शन करेक्ट करती हूँ, जो कि ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम एक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है और वो इसको डिस्प्लेस कर लेगा और मोल्टन आयरन दे देगा इसके कारण, तो ये पॉइंट ठीक है। क्वेश्चन ये बताना, क्वेश्चन ये था एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज। एल्यूमिनियम पाउडर थर्माइट वेल्डिंग में क्यों यूज किया? क्योंकि एल्यूमिनियम जो था वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट के साथ ही हाईली एक्सोथर्मिक भी था, जो मेरे पास आयरन आया वो मोल्टन फॉर्म में आया अपने आप ही, तो वो जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में काम आ गया। डन, आगे चलिए। समझ आई वाला क्वेश्चन? थर्माइट रिएक्शन क्लियर हुआ तुम लोग को? हाँ जी। थर्माइट रिएक्शन सिर्फ एल्यूमिनियम पाउडर के साथ ही होता है? हाँ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ ही होता है। चलो, बहुत आसान है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो, तुम्हें ना कुछ चीजें क्वेश्चंस में लिखने की ऐसी जरूरत नहीं होती है, तुम लिख सकते हो, तुम अपना काम बढ़ा जाते हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, ये डबल वाला एरो के साथ लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें तुम्हें रिएक्शन विद ऑक्सीजन आता है, बट अगर मैं सब कुछ ही बोर्ड में लिख दूंगी तो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? अब वहां पर
तुम इतनी कॉमन सेंस लगा सकते हो। मुझे बताओ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा? पानी नहीं है। पानी के साथ होता तो हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन के साथ है तो उसका ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुआ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हुआ तो सोडियम के साथ होता तो सोडियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन था एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। डन? ये PYQ है। हाँ PYQ है। नेक्स्ट करें। द कलर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये तो तुम केमिकल रिएक्शंस में भी कर लोगे, इसलिए वैसे मैं क्वेश्चन स्किप कर सकती थी, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस में भी होगा। ध्यान इधर बेटा शिवदेव, कोई बात नहीं। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड, द कलर of the solution observed after about 1 hour of placing iron nails in copper sulfate। उसने कहा कॉपर सल्फेट था, उसमें आयरन नेल डाला है। बताओ ये तो रिएक्शन तुम्हें पता है यार, क्या बनेगा? वेरी गुड। FeSO4 का कलर क्या होता है? पेल ग्रीन, ग्रीनिश सा होता है। तो पहला ऑप्शन था ब्लू, ब्लू होता है। ब्लू किसका होता है? ब्लू कलर किसका होता है? CuSO4 का। कॉपर नाइट्रेट का भी ब्लू होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कॉपर नाइट्रेट का जो तुम तैयार करना है, मैं तुम्हें बता दूंगी वो लिखकर अभी, ठीक है? चांसेस कम है बट वो तैयार करके जाना। एक वो है जो एनसीईआरटी से बाहर है और रिएक्शन है नहीं है पर आया हुआ है, केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ाएंगे, ठीक है? कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू का होता है, कॉपर सल्फेट भी क्या होता है? तो बी पार्ट लिखा है पेल ग्रीन, ये सही होगा ऑप्शन? पक्का? बस ठीक है फिर। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे कि हमारे पास HNO3 के साथ रिएक्शन कैसा होता है मेटल के साथ। मुझे बताओ HNO3 रिएक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैग्नीज का रिएक्ट करता है, इसीलिए वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब ध्यान रखना, तुम्हें इतने से आंसर के साथ तुम्हारे को अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो चल जाएगा, बट एजर्शन रीजन में फंसा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा क्या होता है? सोचो मैंने HNO3 के साथ रिएक्ट करा, तुम्हें पता है जब एक मेटल और एक एसिड रिएक्ट करते तो कौन सी गैस आती है? शाबाश, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये बात याद रखना, जब भी दुनिया में कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। अब अगर मैं नाइट्रिक एसिड यूज करती हूँ, नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड कर देना। तो वो क्या करता है? इस H2 को H2O बना देता है। क्या कर देता है? H2 को H2O बना देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? HNO3 को नहीं यूज करते। डन? समझ आया क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? और खुद जो होते हैं उसके ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। चलो अब जरा एजर्शन रीजन पढ़ लेते हैं जो तुम्हें मुश्किल लगती है। एजर्शन है, हाँ जी बोलो। आप यही कह रहे हैं ना कि HNO3 रिएक्ट नहीं करता मेटल्स के साथ। मैम इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है आपके पास, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज के साथ, इन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। बहुत ही कम रेट, बहुत लंबी इसकी वो है एक्सप्लेनेशन, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जिंक भी दिया हुआ है, जिंक कम करता है, मैग्नीशियम मैंगनीज ज्यादा करते हैं। एनसीईआरटी में दो है। हाँ एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो हैं। प्लीज रेफर टू योर एनसीईआरटी फॉर ऑल योर सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से ही तुम्हारी इवैल्यूएशन होती है। तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक में कोई और आंसर लिखा था और एनसीईआरटी अगर उस आंसर को गलत कह रही है, चाहे वो एक्स्ट्रा बुक सही हो, तुम्हें वो गलत ही लिख कर आना है। मैं तुम्हें क्लियर ये बात बोल रही हूँ। तुम्हारा प्रूफ एनसीईआरटी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी हर बच्चा पढ़ रहा है। अब एक बच्चा सेल्फ स्टडी पढ़ता है, एक बच्चा टुगेदर विद पढ़ रहा है, एक अरिहंत पढ़ रहा है, एक लखमीर पढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा बुक्स को नहीं करा जाता है क्योंकि वो इवैल्यूएट नहीं करी जाती हैं पहले बच्चे को पढ़ाने से पहले। आई बात समझ? आपको इस टाइम पे अगर अच्छे नंबर बोर्ड्स में लाने हैं तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आनी चाहिए। किसी को अगर पूरी एनसीईआरटी आती है तो उसके 80 में से 80 ही आएंगे, कोई इफ नो बट नहीं है उसमें। तो उसको अगर हर कॉन्सेप्ट आता है एनसीईआरटी का, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से बाहर आया तो तुम्हें ग्रेस नंबर मिलते हैं। डन? क्योंकि एनसीईआरटी एक लौता प्रूफ है। तुम ये मत मुझे आके कहना कि मैम हमने ना वो एग्जाम्पल लिख दिया था बट वो एनसीईआरटी में नहीं था, बट अब यहाँ पे हमारी टीचर कह रही है वो गलत भी हो सकता है। ऐसा कुछ मत करके आना, एनसीईआरटी को ही फोकस करके काम करना, ठीक है? एनसीईआरटी में क्या है? छोटा लिखा है, कम लिखा है, कम एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है, तो तुम भी उतना ही पढ़ो। अब इतना टाइम नहीं कि तुम इतना वास्ट 4 बुक्स उठा लो और तुम्हें समझ कुछ ना आए।
ठीक है, assertion है आपकी, assertion समझते हैं। assertion क्या कह रही है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बताओ सही है? उसने बोला, assertion ने, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, हाँ सही है, वाटर बन जाती है। वाटर में सही है। उसने बोला हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल। हाँ भाई, यही प्रॉब्लम है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हाइड्रोजन को निकलने नहीं देता, वो हाइड्रोजन की जगह क्या निकाल देते हैं? वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। रीजन है इसका, तो मतलब हमारे पास ये पार्ट ठीक है, assertion ट्रू है। चलो assertion ट्रू है हमारे हिसाब से। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फॉल्स। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड। तो रीजन जो है इसका वो क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं हम लोग, एक और assertion रीजन करते हैं। अब जो तुम्हें मैंने पढ़ा दिया है उससे assertion रीजन आया फिर से, ठीक है? तो हमने HNO3 वाला कर लिया, थर्माइट एक्सट्रैक्शन। चलो अब देखते हैं एक और assertion रीजन फिर से एक्सट्रैक्शन से ही आया है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज cannot be obtained from their compounds by heating with carbon। फिर से सुनो, किसी को नहीं समझ आया, अगर तुम्हें एक फॉल्स लगता है कोई बात नहीं, मुझसे वहीं पूछ लेना, यही टाइम है कि तुम मुझसे पूछ लो मैम ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो बहुत ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। सही बात है ये कि नहीं? Yes. हीटिंग विद कार्बन किसकी करते हैं हम? ऑक्साइड। किसकी करते हैं? ऑक्साइडोज की। तो हाई अप वालों को किससे करते हैं? Electrolytic reduction. वेरी गुड, शाबाश। सब लोग बोलेंगे आंसर, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है? तो assertion ट्रू है कि फॉल्स है? फटाफट बताना एक बार मुझे। ट्रू है? उसने बोला कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ट्रू है, तो assertion मेरी ट्रू है। रीजन लिखा है उसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ मेटल। ट्रू है पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। B मुझे option. स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? स्टेटमेंट तो ठीक है पर स्टेटमेंट नहीं क्या है। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कोई मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं? थर्माइट थर्माइट रिएक्शन में है। A and R, A and Both B A and R are but true, but R is not the correct तो explanation. R जो है वो ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? सोच मेरे पास किसी का ऑक्साइड है या कुछ और कोई भी, जैसे आयरन ऑक्साइड वाला थर्माइट रिएक्शन वाले में हम कह रहे थे, तो वो हमारे पास क्या था? मिक्सचर की फॉर्म में था, कंपाउंड की फॉर्म में था। हमने उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसके साथ रख दिया, अब क्या हुआ? मेरे पास प्योर मेटल आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कोई लेना देना है? नहीं है कोई मतलब। तो हमारे पास ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट ये करेक्ट रीजन नहीं है। क्लियर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes. चलो नेक्स्ट करते हैं। तुम्हें ना उसके ऊपर बहुत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में भी, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ना ही वो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस में होंगे। जैसे एक वो सिल्वर नाइट्रेट वाला क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हें, जो मैंने वहाँ पर सिल्वर स्पून वाला कराया था ना, Refining of silver. तुम्हें आया हुआ क्वेश्चन कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसके साथ कॉपर मेटल रख दिया है, तो कोई रिएक्शन होगा कि नहीं, अगर होगा तो बताओ कौन सा है। तो ये सब आप लोग को केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करूंगी, अभी के लिए ये जरूरत नहीं है। चलो अब भाई अपने मेन काम पे आते हैं, एक्सट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन। भाई किसी को भी मेटल नॉन मेटल में अच्छे नंबर लेके आने, तो वो एक्सट्रैक्शन को बहुत 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 अच्छे से करके जाए पेपर में। 120%, चाहे 1 नंबर का, 2 नंबर का, कितने ही नंबर का है, पर एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन आना पक्का है तुम्हारे पेपर में। आगे बस ठीक है, थैंक यू बेटा, अभी डाल रही हूँ बस, ठीक है? तो एक्सट्रैक्शन तुम्हें अच्छे से करके आनी है। मैम किसकी करें? सबकी करेंगे। 4 एक्सट्रैक्शन है, उसमें भी रोना धोना भाई, ठीक है? सिनेबार इज एन ओर ऑफ मेटल एक्स। चलो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, मेटल्स को अच्छे से। Mercury. हम सारी और साथ साथ में डिस्कस भी कर लेंगे, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी पूरे चैप्टर की, और हम लोग को सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? तो किसी को नहीं आता वो भी डिस्कस हो जाएगा, आता तो रिवीजन हो जाएगी।
सिनेबार इज एन ओर ऑफ मेटल एक्स। याद रखना अच्छे से, आज याद कर लो, सिनेबार किसकी ओर होती है? मरक्यूरी की ओर होती है। किसकी ओर होती है? मरकरी की ओर सिर्फ और सिर्फ HgS होती है। क्या होती है? HgS। तो HgS किसका फॉर्मूला है? सिनेबार का। किसका फॉर्मूला है? सिनेबार किसकी ओर है? मरकरी। एक मेटल एक्स जिसकी ओर सिनेबार हो, क्या नाम है? मरकरी। मेटल, अगर देखो, अच्छा एक चीज और, तुम ना पेपर में चेक नहीं करते कि वो मेटल पूछ रहा है कि वो और का फॉर्मूला पूछ रहा है। अब ये सिनेबार और तो मेटल Hg की है, पर इसका फॉर्मूला HgS है। ध्यान से पेपर के लिए करके आना। तुम्हें हमेशा, मैक्सिमम बच्चा ये पेपर गलती करता है, इस चैप्टर में नहीं, मैक्सिमम चैप्टर में तुमसे वो मेटल पूछ रहा है कि पूरा का पूरा और का फॉर्मूला पूछ रहा है। ये चेक कर लेना भाई पेपर में। कहीं तुम तो अपनी तरफ से HgS लिखकर बड़े खुश हो रहे, पर वो पूछ तो मेटल रहा था। किस मेटल की ओर है? मरकरी। बिल्कुल। When this ore is heated in air, जब इस ओर को मैं एयर में हीट करती हूँ। अच्छा ध्यान सुनना, दुनिया में जितनी भी सल्फाइड ओर्स हैं रोस्टिंग होगी, उनकी रोस्टिंग होगी। क्या होगी? रोस्टिंग। रोस्ट ऑक्सीजन के साथ होती है। तो एयर में होगी। पूरा एयर लगा लगा के रोस्ट करते हैं, ठीक है? एयर लगा लगा के। तो HgS है, डिस्कस कर लेते हैं। HgS का नाम क्या होता है, फटाफट बताओ। सिनेबार। इसको रोस्ट करूंगी कि कैल्सिनेट करूंगी? रोस्ट का मतलब होता है प्लस ऑक्सीजन करूं कि नहीं? यस मैम करेंगे। वेरी गुड। जिशांत, अगर अब इसके बाद तू नहीं बोला तो तू गया मेरे हाथों, ठीक है बेटा? फिर मैं पूरी क्लास में सिर्फ तेरे से आंसर बुलवाती रहूंगी, ठीक है? इसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट। कोई भी और है सल्फाइड या कार्बोनेट, उसका पहले क्या बाहर आएगा? ऑक्साइड। तो ये क्या आ गया? HgO प्लस SO2। हो गया याद? यस मैम। मरकरी की ओर का नाम सिनेबार। और फॉर्मूला HgS। रोस्टिंग की कैल्सिनेशन। रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब प्लस O2 के नहीं? प्लस O2। और प्रोडक्ट में क्या आएगा? उसका ऑक्साइड एंड ऑक्साइड एंड SO2। तो तुम्हें अगर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस आया तो तुम्हारे पास ये पॉइंट्स हो गए कि उसमें SO2 बाहर आती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है और सल्फाइड ओर के साथ ही होती है। तो रोस्टिंग के पॉइंट्स याद रख लो। रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। इसमें प्रोडक्ट में O2 बाहर आती है और ऑक्सीजन ऐड करनी होती है रिएक्टेंट में। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। प्रोडक्ट में SO2 आ रहा था, O2। SO2. Sorry. When this ore is heated in air, it is first converted into its oxide. भाई मुझे already पता था ये बात। Into its oxide of X. Oxide of X. X क्या है मेरे पास? X क्या है हमारे पास? Hg. X क्या है हमारे पास? Hg। उसने मेटल पूछा था। X क्या है? मेटल है, मरकरी। तो उसने कहा ये जो मेटल है उसका ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है। X का मेटल ऑब्टेन हो रहा है, X का ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है, तो HgO ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है? एंड देन रिड्यूस्ड। ठीक। मुझे पता है इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी ऑन फर्दर हीटिंग। भाई देखो वो कितना अच्छा है पेपर के लिए, तुम्हें उसने पूरे रिएक्शन ही लिख कर दे दी है, पूरी रिएक्शन दी है उसने। उसने कहा पहले इसको हीट करना ऑक्सीजन की एयर की प्रेजेंस में, फिर उसने कहा कि ये जो ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, प्रोडक्ट भी दे दिया। उसने कहा फिर इस ऑक्साइड को लेना और इसको रिड्यूस करना, और रिड्यूस भी कैसे करना ये बता दिया। उसने कहा इसको सीधा हीट करके और रिड्यूस करके दिखाओ। तो कोक किस में यूज होती है? मेरे को ऐसे एक्सट्रैक्शन याद है, कोक किस में यूज होती है? कॉपर वाला। सिर्फ कॉपर वाला? इसमें HG क्यों, HGS क्यों नहीं आएगा? कॉपर वाले में नहीं, उसमें जिंक वाले में होती है। और HGS क्यों नहीं आएगा इसमें? क्या चीज? X आपने HD लिया था, HGS क्यों नहीं आएगा? उसने बोला कि किस मेटल की ओर को हम लोग सिनेबार कहते हैं। अच्छा, तो मतलब X जो है वो मेटल है, मेटल की ओर का नाम नहीं पूछा। क्वेश्चन अगर देखो आता X इज दी ओर ऑल्सो नोन एज सिनेबार और X इज दी फॉर्मूला फॉर सिनेबार, तो वो होता है HgS। अब उसने बोला कि सिनेबार जो है वो एक X नामक मेटल की है। ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, मेटल ये है। अच्छा मेटल पूछा, ठीक। मेटल पूछा है, ठीक है? आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नो मैम। ठीक है। एंड देन इट इज रिड्यूस टू मेटल X ऑन फर्दर हीटिंग। उसने कहा इसको फर्दर हीटिंग करी तो मेटल X आ गया वापस। मेटल X क्या है मेरे पास बताओ? Hg। अब O बचा रहेगा, क्या करूँ इसका? O2 निकल। डन? समझ आया? यस। आइडेंटिफाई मेटल X कर लिया, राइट केमिकल इक्वेशन
लिख ली, 2 नंबर का क्वेश्चन था। समझ आया? यस चलो एक बार रिवाइज करते हैं इसकी ओर को। सिनेबार किसकी ओर है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मेटल एक्स क्या होना चाहिए? HG। Hg। पर अगर उसने बोला कि और अगर x है, और क्या है हमारे पास यहाँ पर? HGS। HGS। HGS को क्या बोलते हैं? सिनेबार। सिनेबार। ये सल्फाइड और है कि कार्बोनेट? बोलो बोलो। और ऑक्साइड में कंफ्यूज हो गया, ठीक और ऑक्साइड में कंफ्यूज हो नहीं गए? कुछ नहीं। और ये है, सुनो, और जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और है सल्फाइड या कार्बोनेट वाली, उसको O वाली फॉर्म में लेकर आते ताकि वो रिड्यूस कर पाओ। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ HGS की रोस्टिंग होगी, कैल्सिनेशन? रोस्टिंग में अब कोई मत बोलना, रोस्टिंग में क्या होता है? प्लस ऑक्सीजन करते हैं, मतलब रिएक्टेंट में प्लस O2 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए कृष्णा? उसका ऑक्साइड। तो Hg का ऑक्साइड क्या होगा? Hg और साथ में SO2 बाहर। ठीक है। HGO जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। रिडक्शन का मतलब था ऑक्सीजन निकालना। तो रिड्यूस कैसे करते हैं इसको हम? डायरेक्ट हीटिंग से। किससे? डायरेक्ट हीट। याद हो गई पूरी? यस एक बार फटाफट से देखो, जल्दी अच्छे से याद कर लो इसको। हो गया। हो गया। सबको अच्छे से याद होगी? यस मैम। खोलना इसको। 000147। थैंक यू। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जरा समझो। ये हो गया डन? Yes. हमें एक्सट्रैक्शन का ये कवर कर लिया पार्ट। चलो आगे चलते हैं। नेम अ मेटल फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब पता है क्या होता है? देखो अब ध्यान सुनना कुछ पॉइंट्स को। जितने भी मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, उनके लिए बात ध्यान रखनी है कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से रिड्यूस करें। जितने भी मेरे पास लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? फ्री स्टेट। देखो ये जो मैं बोर्ड पे चीजें लिख रही हूँ उनके नोट्स बनाते रहना, नहीं तो घर जाके खुद से बनाने पड़ेंगे एक्सट्रैक्शन के नोट्स। फ्री स्टेट मतलब फ्री स्टेट मतलब ऐसे कंबाइन मिलता है कि उसको ऑक्साइड मिल रहा है, क्लोराइड मिल रहा है हम लोग को एनवायरनमेंट में, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। गोल्ड कोई ऑक्साइड थोड़ी मिलता है उसका, गोल्ड तो सीधा गोल्ड ही मिलता है हमें अर्थ में से। प्लैटिनम तो प्लैटिनम ही मिलता है, फ्री स्टेट होती है उसकी। ठीक है, तुम्हें घर जाके मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर ध्यान सुन सुनकर छींक मार, तो लिख देना, यहाँ छींक मार दी थी इसमें। लिखो, एक एक पॉइंट लिखो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे। अगर मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा नहीं। तुम्हें नहीं करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना मैं करा रही हूँ उतना कर लो, इतना टाइम नहीं कि अब तुम मुझसे करने बैठो। तो नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट। नोबल मेटल्स। गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो भी लोएस्ट। सारी नोबल मेटल्स में आएंगे। हाँ जी, सारी नोबल मेटल्स। अच्छा। नेम अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, मतलब एक ऐसा मेटल बताओ जो कि कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है मुझको। HGS और जिंक ऑक्साइड। हाँ, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड, जितना भी तुमने पढ़ा है वो सब कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो वो सिलेबस में नहीं होता है ना, पर तुम लिख देना, बट उसकी एक्सट्रैक्शन आगे पूछिए, तुम लिख पाओगे? वही लिख कर आना जिसका आगे तुम आंसर कर पाओ। इसलिए मैं बोला NCERT को स्टिक कर जाओ, NCERT आनी चाहिए बस, उतना ही पेपर। हाँ जी बोलो एकम। आयरन ऑक्साइड होएगा? क्या? आयरन ऑक्साइड हो सकता है, बट उसकी एक्सट्रैक्शन पूछिए, आप कर पाओगे बाद में उसकी एक्सट्रैक्शन पूरी? दोनों बार हीट करके होएगा। कहाँ पर, किसको 2 बार हीट करना है? उसके ऑक्साइड को कैसे हीट करोगे? ऑक्साइड को हीट, हीट करने से मिल जाता है। सुनो ना, ऑक्साइड है, हीट करोगे तो वो तो प्योर मेटल आ गया, उसको और कैसे हीट करोगे? अब एक बार उसको ऑक्साइड बन जाएगा, फिर उसके बाद आपने हीट करने से ऑक्सीजन चले जाएगा। तो आपने तो ऑक्साइड को हीट करके ऑक्साइड बन रहा है। ऐसा ही कुछ एग्जांपल पढ़ा था मैंने बुक के अंदर था। NCERT में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। इवन सेंस नहीं बन रहा है, सेंस ऑक्साइड हाँ? ऑक्साइड को हीट कर तो वो नहीं जाएगा। हाँ, तो वो ऑक्सीजन हट जाएगा, वही तो मैं इसको बोल 2 रही बार हूँ। कैसे होगा? वो उसको पता है, मुझे नहीं पता। उसी को उससे हो जाएगा ना। अभी कोक कैसे आ गई? जब आपको प्योर मेटल मिल गया तो आप कोक के साथ क्या करोगे उसमें? नहीं, आयरन ऑक्साइड को कोक के साथ करने तो प्योर मेटल तो आ जाएगा ना, तो फिर उसका 2 बार रिएक्शन किसका कर रहे हो आप? प्योर मेटल नहीं,
आप कह रहे हो ना कैसे करोगे, जैसे आयरन ऑक्साइड का वो होता है हाँ वो उसके साथ अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं आप बताओ मुझे इसका। वो आयरन आ जाएगा शायद। एकम आप ना गलत से रिएक्शंस कर रहे हो। आपने बोला 2 बार रिएक्शन करेंगे, मेरे को नहीं समझ आ रहा वो। हो सकता है आप अपनी जगह ठीक हो, बट अभी जो आप कन्वे करना चाह रहे हो वो मुझे हो नहीं रहा। या तो आप जब ऑफलाइन आओगे तो मुझे ये लिख कर दिखाना, क्योंकि जो आप कन्वे कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो उस टाइम पे मुझे। तो मेरा आप मेरे को एकम ये एक बार चेक करवा लेना जब आप ऑफलाइन आओगे, ताकि मैं आपको बता दूँ इसके बारे में। बट आप लोग ध्यान रखना, आपने सिर्फ एनसीईआरटी का ही लिखना है। आपको क्या क्या आंसर हो सकते हैं आपके, HDS लिखाओ, ZnS लिखाओ, ZnCO3 लिखाओ, CO2S लिखाओ, बस। एक्सट्रैक्शन सिर्फ यही है। नहीं किए, बाकी जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वाला। टोटल है कितने याद किए? ये बस और इलेक्ट्रोलाइटिक को मिला के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कुछ नहीं, कोई भी आज उसमें ये लिख देंगे पॉजिटिव साइड वाली एक साइड जाएगी, नेगेटिव एक साइड जाएगी, उसमें कुछ नहीं, ये बस प्रोसीजर याद करना है। ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो पेपर में ये HDS, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, CO2S या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इनमें से कोई एक पेपर में आएगा ही आएगा। तो तुम्हें ये तैयार करके जानी है 5 चीजें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला स्टेट वेयर ईच ऑफ दीज मेटल्स आर प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने पहला एग्जांपल फ्री स्टेट का क्या लिया था, गोल्ड लिया था। गोल्ड तुमने प्लैटिनम ले लिया होगा, तुमने सिल्वर ले लिया होगा, कोई बात नहीं। वो किसमें है, सबसे लोएस्ट पार्ट के अंदर है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। और ये अगर सोचो मैंने जिंक कार्बोनेट ले लिया, तो जिंक कार्बोनेट कहाँ होता है, मिडल में। जिंक सल्फाइड कहाँ होता है, मिडल। आप कोशिश करना यही लेना। रीजन समझाती हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर प्लेसमेंट पता है कि बिल्कुल मिडिल में, इसलिए दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है। HD का होता है। हल्का सा ऊपर वाली फॉर्म में होता है, बट इसको मिडिल में ही लिखना है, क्योंकि इसको हम एग्जैक्ट उसमें नहीं लिखते मिडिल में, क्योंकि ये कार्बोनेट फॉर्म में नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आपका आंसर इन 2 में से होगा तो बेटर है। आ गया समझ? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। फ्री स्टेट में कौन से मेटल है, फ्री स्टेट में कौन से मेटल हैं, गोल्ड सिल्वर फ्री स्टेट में गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, फ्री स्टेट में गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। मिडिल वाले कार्बोनेट और सल्फाइड में, तो जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट। क्लियर है, इतना याद हो गया? नेक्स्ट तुम्हें है कि आयनिक स्ट्रक्चर बना कर दिखाओ। मैंने वैसे कल लिखवाया था ना क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स बनाने। यस मैम। तुम्हें कल वाले उसमें लिखवाया था मैंने कि आयनिक स्ट्रक्चर बनाना या कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आना तुम्हें पेपर में। तैयार रहना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, कल लिखवा दिया था मैंने, तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। चॉइस में क्वेश्चन देखो क्या आया था, हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। बताओ भाई कैसे होता है? कौन सा जिंक लेते हैं इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था तुम लोगों को कि जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। एक बार मैं तुम्हें जिंक का भी बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी तुम लोगों की। तुम्हें आया जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। पहला क्वेश्चन, मैम जिंक कौन सा, कार्बोनेट की सल्फाइड, तुम्हें दोनों आते हैं ना, दोनों फॉर्म में है ना, तो तुम्हारी पहली लाइन में होगी दैट जिंक इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। 2 केस बनाएंगे हम। पहला है जिंक कार्बोनेट और दूसरा है जिंक सल्फाइड। अच्छा, पहले तुम सल्फाइड का समझाओ। सल्फाइड मतलब कौन सी, रोस्टिंग या एल्सिनेशन? रोस्टिंग में क्या करते हो, प्लस O2। तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है फटाफट बताओ। SO2। शाबाश, इसको हीट करना पड़ेगा। कार्बोनेट में क्या होती है, Only calcination। कार्बोनेट मींस कैल्सिनेशन। कार्बोनेट का मतलब कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में प्लस O2 करते हो, कैल्सिनेशन में प्लस O2 नहीं करते। कार्बोनेट ओर को सीधा हीट करा जाता है, बट सल्फाइड ओर को प्लस O2 करके हीट किया जाता है। इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं, इसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेट है तो कौन सी गैस, CO2। ये किसको मिलके करती है, ब्लैक वाटर। शाबाश। और साथ में क्या लिखो, ZnO। डन। यस। मेरे पास दोनों के ऑक्साइड मिल गए। ऑक्साइड्स का क्या करना पड़ता है हमें, क्या करना होता है, तो पहला स्टेप दोनों का डिफरेंट है, कार्बोनेट और का और सल्फाइड और का दोनों का स्टेप डिफरेंट है, बट सेकंड स्टेप 2 दोनों का सेम है। जिंक ऑक्साइड लो, चाहे ये वाली जिंक ऑक्साइड है चाहे ये वाली जिंक ऑक्साइड है, क्या करोगे, रिड्यूस। क्या करोगे, रिडक्शन इसकी किससे होती है, कार्बन से। किससे, कार्बन से। तो कार्बन से क्या बनता है, प्लस CO। CO2 नहीं बनती, क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस। फिर से बोलना जरा। 000147।
इसमें पूरी क्लास को जल्दी थैंक यू डन। यहाँ पे जो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड लिखकर आ गया और ये गलती मुझे गलती से भी तुमसे पता लग गई तो तुम खत्म। वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 मेटल्स दैट रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अच्छा सुनो, जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ठंडे ठंडे पानी के साथ, मतलब तुम सोचो ना, अब इसको ऐसे समझना, सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हें किसी को समझना है, ठीक बोल रहे हो सारे, अगर तुम्हें समझना है कि कोल्ड वाटर अलग से क्यों बता रहे, तो तुम सोचो कि एक बंदा है, वो बिल्कुल ऐसा खुद ही डरपोक सा है, तुम उससे भी डरी जा रहे हो, बेचारा खुद ही पतला सा, कुछ कर नहीं सकता है, मार नहीं सकता, पिटाई नहीं कर सकता तुम्हारी, तुम उससे भी डरी जा रहे हो, तो मतलब तुमसे ज़्यादा डरपोक कोई इंसान नहीं है, तो तुमसे ज़्यादा डरपोक कोई इंसान नहीं है, तो मतलब वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है कि लीस्ट रिएक्टिव है? हाईली रिएक्टिव है। वो बेचारे से रिडक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएं वो क्या है? हाईली रिएक्टिव। क्या है? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम। शाबाश। अच्छा, उसने बोला कि अगर मैंने सोडियम या पोटेशियम को, जो तुमने हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको गलती से एक स्टूडेंट ने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगा। और जो पार्टिकल होएगा पोटेशियम और सोडियम का, वो ऊपर जो है मूव करने लगेगा सरफेस। वेरी गुड। और कोई गैस आएगी, मेटल और वाटर। शाबाश, वेरी गुड। तुमने आंसर बताया। अब इसको एक बार करते हैं जिनको नहीं समझ आया रिएक्शन। मैंने बोला दुनिया का कोई भी मेटल है, उसको पानी के साथ रिएक्ट कराओ, एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, कौन सी गैस आ रही है अभी बाहर? तो एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, तो वो सरफेस से चिपक के उसको ऊपर ऊपर मूव कराई। तो पहली ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन गैस। पहली ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या क्या डाला है पानी में? मैंने मेटल डाल दिया। कौन सा? हाईली रिएक्टिव वाला। कोई भी? सोडियम या पोटेशियम डाला है। सोडियम पोटेशियम के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूं। वो क्या है उसमें? हाइड्रोजन गैस कैल्शियम भी करता है करेगा। हाईली मैग्नीशियम नहीं रिएक्टिव करता। मैग्नीशियम करते हैं, कैल्शियम करते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन, सुनो ना, एक मिनट सुनो, पर एनसीईआरटी में तो पोटेशियम का लिखा है नहीं, फ्लोट करता है। बता रही हूँ, सुनोगे तभी बताऊंगी ना। अभी सुन बताती हूँ। देखो क्या होता है, जो जिसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, वो सरफेस के साथ चिपक जाएगी। कैल्शियम मैग्नीशियम ये बहुत एविडेंटली हमें दिखने लग जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव, इतने भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो एक्सप्लोजन ही कर जाए वहीं पे और हमें ऑब्जर्वेशन ही ना मिले। बट सोडियम पोटेशियम के केस में क्या होता है, इनमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें भी हल्का मेटल ऊपर ऐसे ऐसे जिगल जिगल करने लग जाता है। बट क्योंकि इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसकी हीट के कारण ही हम इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते हैं ये वाली। तो हम कहते नहीं हैं, लिखेंगे। आपसे उसने पूछा है कि 3 ऑब्जर्वेशन बताओ। अगर वो सिर्फ ये बोलता कि क्या होगा अगर सोडियम या पोटेशियम को पानी में डाल दे, तुम कहते थे हाईली एक्सोथर्मिक है, वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा, खत्म तुम्हारा आंसर। बट उसने पूछा है भाई 3 ऑब्जर्वेशन बताओ, तुम बता दो कि भाई वो ऐसे मेटल जो है वो मूव करने लग जाएगा। मूव क्यों करेगा? क्योंकि फोर्स लग रही है किसी गैस के थ्रू। गैस क्या? हाइड्रोजन गैस है। तुम्हें कैसे पता हाइड्रोजन गैस? कैंडल लेके आए थे, पॉप का साउंड आया था। आंसर तुम्हें खुद में बनाना आना चाहिए। तुमसे पूछे कोई भी, उसने बोला कि एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी? तुमने कहा मेटल जो है मूव करता है हल्का हल्का, उसके ऊपर बबल्स आते हैं मेटल के ऊपर। बबल्स किसके आते हैं? हमने चेक करा था भाई, हाइड्रोजन गैस के। कैसे करा था? एक और ऑब्जर्वेशन की, पॉप साउंड भी आई थी हमारे पास, ठीक है, कैंडल के साथ। आई बात समझ? क्लियर है इतना? आगे चलिए अब हम लोग। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन या स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। केरोसिन ऑयल क्या करता है? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सप्लेन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं ना, करवाते हैं कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने अभी एजर्शन नहीं तो पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो किस तरह से एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये तुम्हें बताना चाहिए। इसके अंदर एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में थर्माइट रिएक्शंस गिवन है। एक MnO2 वाला, मैंगनीज ऑक्साइड वाला, एक तो Fe2O3 वाला है, वो भी तुम लोग को बता दें। एक MnO2 वाला है, ये वाला MnO2 प्लस एल्यूमिनियम। बताओ भाई क्या बाहर आएगा इसमें? Mn आ जाएगा बाहर। Mn की जगह कौन आएगा? AlO2
ऐसा कुछ मत फॉर्मूला बना के आना। याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, Al2O3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों थर्माइट रिएक्शंस। अच्छा, उसमें आयरन जो था वो मोल्टन फॉर्म में है, इसमें कौन मोल्टन फॉर्म में आ रहा है बताओ? ये मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, चलो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद तुम लोग को है नेम एंड डिस्क्राइब मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। बताओ भाई, इम्प्योर मेटल्स को कैसे रिफाइन करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। ये चीज में आयरन मॉड होता है। ये वाला क्वेश्चन कल ही पढ़े। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक बार समझ लेते हैं। मैंने तुम्हें जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट बता दिया, HGS बता दिया, ठीक है। अभी कॉपर वाली आएगी तो वो भी बता देंगे तुम्हें, नहीं भी आएगी तो तुम्हें रिवाइज में करवा दूंगी। अभी तुम्हें थर्माइट रिएक्शन के दोनों बता दिए, मोल्टन फॉर्म वाला क्वेश्चन बता दिया, HNO3 वाला हो गया हम लोग का, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे कर रहे हैं वो भी काम हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है वो रिफाइन करने के लिए, मतलब कोई चीज एक्सट्रैक्ट हो गई है, अब उसमें मिट्टी विट्टी है, उसको क्लीन करने के लिए है, ठीक है। रिफाइनिंग जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक तरफ एनोड बनाएंगे, एक तरफ कैथोड। तो एक बना दिया मैंने एनोड, एक बना दिया मैंने कैथोड। कैथोड, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो यूजुअली कि एनोड साइड क्या रखना है, कैथोड साइड क्या रखना है। क्या रखना है, एनोड के साथ एनोड मड बनती है, क्या बनती है, एनोड मड। अब मिट्टी तो वहीं इकट्ठी होगी ना जहाँ पे इम्प्योर चीज होगी। मिट्टी कहाँ पे इकट्ठी होगी, जहाँ पर, तो एनोड वाली साइड क्या रखोगे, इम्प्योर मेटल रखोगे। क्या रखोगे, इम्प्योर मेटल। और यहाँ पे क्या रखोगे, प्योर मेटल। इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सोचो तुम्हें किसको एक्सट्रैक्ट करना है, कोई एग्जांपल। कॉपर। सोडियम को करना है, कॉपर को करना है, ठीक है, कॉपर के साथ करना है। तो तुम यहाँ पर क्या लोगे, प्योर कॉपर, यहाँ पर क्या लोगे, इम्प्योर कॉपर, जिसको प्योरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या लोगे, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या लोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, इसके आगे सल्फेट लगा देना। क्या लगा देना, कॉपर को प्योर करना है ना, तो यहाँ पर क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट। सोडियम को करना होता तो क्या करते, सोडियम सल्फेट। आई बात समझ। जिसको भी प्योरीफाई करना चाहते हो ना, उसी का सल्फेट डाल दो सॉल्यूशन में, उसका इम्प्योर फॉर्म एनोड पर लिख दो, ताकि वहां पर एनोड मट इकट्ठी हो जाए, और प्योर फॉर्म किस में रख दो, कैथोड पर। इसको पूरा बैटरी से लगा दो। प्योर फॉर्म लेनी पड़ती है। हाँ, प्योर फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस डाला जाता है, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें डालने की कंपल्सरी। हाँ, कैथोड पे वो रखते हैं रिडक्शन में। क्या रिडक्शन में भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं ना, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। कंफ्यूज मत हो फिर से, वही कहानी पहुंच गए थे जहाँ से मैं तुम्हें छुड़वाना था। भाई, रिफाइनिंग और रिडक्शन में फर्क है। रिफाइन का मतलब है एक तरफ थोड़ी मिट्टी मिट्टी वाली चीज और एक तरफ साफ चीज। क्या होगा, मिट्टी नीचे इकट्ठी हो जाएगी और जो प्योर फॉर्म होगी वो कैथोड पे इकट्ठी होती जाएगी, तो पतला मेटल स्ट्रिप जो था वो मोटा होने लग जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। एनोड मड में क्या होता है, इम्प्योरिटीज। एनोड मड में मिट्टी, इम्प्योरिटीज, गैंगी वगैरह होते हैं, जो बच जाता है, मिट्टी रह जाती है, इम्प्योरिटीज होती है सिर्फ उसके लिए। ये तुम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। रिडक्शन के केस में तुम्हारे पास सीधा फॉर एग्जांपल NaCl है, तो एनोड कैथोड पे पहले कुछ नहीं है, सिर्फ वो इलेक्ट्रोड्स हैं। सोडियम एक साइड चले जाएगा, क्लोराइड एक साइड चले जाएगा उसका। इसमें एक साइड पॉजिटिव चीज जा रही है, एक साइड नेगेटिव चीज जा रही है, तो वो रिडक्शन की फॉर्म है। रिफाइनिंग में एक तरफ प्योर फॉर्म जा रही है और एक तरफ इम्प्योर फॉर्म जा रही है हमारी। आगे बात समझ, कोई दिक्कत। चलो, रिफाइनिंग भी हो गई हम लोगों की। चलो अच्छा, तुम लोग को वो भी आना चाहिए इसमें, इक्वेशन लिखनी सोडियम या कॉपर से रिलेटेड। मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ, लिख लो, तुम लोगों ने नहीं लिख लो। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है लिख लो। एनोड पे क्या मिल रहा है हमारे पास, कॉपर लेना है हम लोग को। क्या लेना है, कॉपर। तो कॉपर एनोड वाली साइड का क्या होगा, जो एनोड वाला कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ये आप इक्वेशंस याद कर लो पेपर के लिए, बताती हूँ। और कैथोड वाली साइड का होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 2 पॉजिटिव से क्या बन जाता है, प्योर कॉपर बन जाता है, मेटल बन जाता है। इसकी इक्वेशन कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, समझा रही हूँ, एक सेकंड दो। ये इक्वेशंस लिख लो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है।
एक इक्वेशन याद रख लो, सोडियम के लिए आएगी तो यहाँ पे Na पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लिख देना। आई बात समझाती हूँ, नहीं आई तो नहीं आई। नहीं है। हमारे पास एनोड और कैथोड पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिएक्शंस हो रहे हैं। अब तुम लोग को ना 11th के अंदर सिखाया जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी लेन देन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या फिर डिलीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। अब जैसे देखो कॉपर है, कॉपर यहाँ पर अभी क्या था, कोई फॉर्म में था 0, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर का नंबर क्या था? 0 था, कोई नंबर नहीं लिखा था। 0 से ये +2 में चले गया, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, इसके पास +2 चार्ज आ गया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। और यहाँ पे नंबर कम हो गया, 2 पॉजिटिव से 0 वाले नंबर पे गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। आई बात समझ? तो तुम्हें ये दोनों इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए कि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? तो एनोड पे याद रखना ऑक्सीडेशन होती है। ये तुम्हारे पास ना थोड़ा मैं तभी इसलिए नहीं बता दी तुम्हें डिटेल में, क्योंकि 11th-12th में है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन का मतलब ही ये होता है कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा उसके अंदर। और यहाँ पे कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन प्रोसेस होती है। डन? समझ आया? अभी भी नहीं आया? क्या नहीं समझ आएगा? समझ नहीं आया। अच्छा चलो फिर से समझते हैं। हमारे पास ना ये जो एनोड और कैथोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में चल रही होती है। रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ये जो हमारे पास बीकर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एक साइड ऑक्सीडेशन चल रही होती है और एक साइड रिडक्शन चल रही होती है। ऑक्सीडेशन का एक मतलब ऑक्सीजन ऐड, एक का मतलब हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होता है। पर ऑक्सीडेशन का मतलब एक ये भी दो होते हैं कि मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए। ये जो इसके ऊपर चार्ज लिखे हैं ना, वो स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं? अब 0 से 2+ हो गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या था? 2+ है, 2+ से क्या बन रहा है? 0 डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अगर इसको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देना। क्या कर देना? अभी इसने इलेक्ट्रॉन, तुमने 9th में पढ़ा होगा कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। बताती हूँ कैसे। तुमने ना 9th के अंदर पढ़ी थी ये बात कि जो भी चीज हम अगर नेगेटिव चीज अपने आप से रिमूव करें तो हम खुद क्या बन रहे हैं? पॉजिटिव बन रहे हैं। खुद बन रहे हैं पॉजिटिव। इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? बंदे को पॉजिटिव बना रहे हैं, तो हम नेगेटिविटी उसकी बाहर निकाल रहे हैं। मैंने इससे नेगेटिविटी बाहर निकाल के आई बात समझ? बट इतना कंफ्यूज नहीं हो तो सिंपल सा याद रखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इंक्रीज होती है। अब तुम मुझे एक इक्वेशन में तुम्हें लिख के बताऊंगी और तुम मुझे बताना। ये तुमने इक्वेशंस लिख ली? समझ आ गई तुम्हें? ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? कहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन? एनोड की कैथोड? एनोड। आगे बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ पर? No. तुम्हें ऐसी ही इक्वेशन तुम्हें वहां भी मिलेंगी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। ये रिफाइनिंग में सिखाई है ना मैंने, Yes. रिडक्शन में भी सेम होंगी। कॉन्सेप्ट एक रखना कि तुम्हें जहां पे भी एनोड दिखेगा वहां पे ऑक्सीडेशन करानी है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसके अंदर। क्या हो रहा है? इंक्रीज चार्ज ऑफ चार्ज। मैम रिडक्शन की कैसे लिखनी है उसमें फिर? दिखाती हूँ मैं, तुम बताओगे मुझे। अभी मेरे पास ये सोडियम है, तो मैंने जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा बताओ? इसमें से सोडियम से मैंने सोडियम पॉजिटिव बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकाल दिया। ये मुझे तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो रही है। तो जब तुम्हें सोडियम की प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें रिफाइनिंग ऑफ सोडियम वाला भी आ रहा है, कॉपर के अलावा सोडियम का भी आता है, तो सोडियम की ऐसी इक्वेशन लिख देना। इसी की उल्टी इक्वेशन क्या होगी तुम्हारी? रिडक्शन। इसी का उल्टा लिख दोगे तो वो रिडक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? सोडियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड कर दूंगी तो वो सोडियम बन जाता है। अब इसमें प्लस से मैं कहाँ पे जा रही हूँ? 0 पे जा रही हूँ। ये कैथोड पे हो रही है, ये कैथोड पे हो रही है, ये एनोड पे हो रही है। तो तुम्हें ये इक्वेशंस, तुम अपनी एनसीईआरटी खोलो, तुम्हें ऐसी इक्वेशन सोडियम पे दिखेंगी जरूर। ठीक है? अच्छा, अब तुम्हारे लिए थोड़ा और ट्रिकी सवाल। अगर किसी ने बहुत अच्छे से क्लास सुनी है आज की तो वो ये बता पाएगा। अगर किसी को वो टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के नहीं रिडक्शन के केस में
मेटल कहाँ पे ऑब्टेन होता है? कैथोड पे कैथोड। तो मुझे बताओ कैथोड की ये इक्वेशन है कि ये इक्वेशन नीचे वाली। आगे इक्वेशन लिखनी। यस। तो अगर तुम्हें यही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और तुम्हारे पेपर में दिखेगा तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन, अगर मतलब तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, अगर किसी के आ सकता है तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि वो बोलेगा इक्वेशंस लिख कर दिखा दो भाई मेरे को, तो इक्वेशंस लिख कर दिखाओ मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। तो कोई बात नहीं, हमें आती है भाई, रिडक्शन है, कैथोड पे हो रही होती है रिडक्शन हमेशा, प्योर मेटल। अब देखो नाम किस तरह से पढ़ा, ध्यान सुनना। कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव से 0 बन रहा है और यहाँ पे प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है ना, देखो प्योर मेटल मिल गया ना मेरे को, मिल रहा है ना, ऐसे भी याद रखो प्योर मेटल मिल रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पर हो रही है? कैथोड पे हो रही है। प्योर मेटल नहीं मिल रहा हो तो कैथोड पे नहीं होती। ठीक है, आगे बात समझ? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताना क्लोरीन की इक्वेशन कैसे होगी, कोई हैंड रेस करो भाई। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, नोड और कैथोड वाले। हाँ आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, तभी करवा रही हूँ मैं। इस टाइम मैं कुछ टाइम वेस्ट वाला नहीं करा रही तुम लोगों को बिल्कुल भी। क्लोरीन की कैसी होगी? सेम होगी, बस नेगेटिव के साथ होगी, उसमें नेगेटिव आएगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उसमें, क्लोरीन नेगेटिव बनना चाहिए उसमें। जैसे अगर सोचो क्लोरीन है, उसको दो तरीके से लिख सकती हूँ मैं। क्लोरीन है, उसमें जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी तो वो क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टी भी लिख कर सकते हो, नेगेटिव से चार्ज चेंज करते हैं। बट इसमें देखो ना पॉजिटिव, ये जो हमारे पास 0 वाला चार्ज है वो माइनस में जा रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज किस में होता है? ऑक्सीडेशन के अंदर होता है, ये रिडक्शन होती है। अब है तुम्हारे पास आयनिक और वो वाला तुम लोगों ने कर लिया है, ये भी कर लिए हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं भाई, बोलो फटाफट। जिंक, एल्युमिनियम। जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनकी इक्वेशन बहुत बहुत अच्छे से याद करके जाना, बहुत अच्छे से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की इक्वेशन, जिंक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों याद करके जाना, एक का एग्जांपल नहीं, दोनों याद करके जाना। रीजन है कई बार वो स्पेसिफाई कर देते कि एल्युमिनियम वाले लिखो। ठीक है, ठीक है, करवाती हूँ, 1 मिनट दो मुझे, मैं एक बार क्वेश्चन करा दूँ, याद करना क्लास के एंड में। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक तुम्हें आ रहा है अलॉयज के ऊपर क्वेश्चन रिपीट पे। अलॉयज क्या होते हैं, कौन किसका अलॉय है, ठीक है। और अच्छा मुझे बताना, जो हमारे पास अलॉय होता है, ये पॉइंट लिख लेना अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो अभी सुन के। जो अलॉय होता है उसका उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि कम होता है? तो दोनों हो सकते हैं। कैसे, एकम बताओ। जैसे जो सोल्डर होता है तो उसके अंदर टिनल लेड यूज होता है, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कम होता है? हाँ जी, वो जो सोल्डर होता है तो उसका 2 मेटल से कंपैरेटिवली बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉन्स्टेंट मेटल से। अच्छा ठीक है, कम ही होता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, मेटल से मेटल पॉइंट। करवा रही हूँ, लिख लो एक पॉइंट जरा लिखो। अलॉयज के ऊपर क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर लिख लो। हाँ, सिर्फ 2 होता है मेल्टिंग पॉइंट। हाँ तो मैं वही बता रही थी, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अलॉय, melting point of alloy is lower than its constituent metals. ठीक है, डन, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ तुम्हें। अलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी का मतलब रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। अब ध्यान सुनना जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ। अलॉयज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस? पक्का? होमो के हेट्रो? क्या होमोजेनस नहीं होता? मैं तो तुम लोगों से पूछूं, मुझे नहीं याद, तुम बताओ।
होमो नहीं होगा, प्योर होना है, हेटेरो मिक्सचर। alloys are homogeneous mixtures. कैसे? होमोजेनियस। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सुनो, बता रही सुनो। अब अलॉय है, ठीक है, और ये अलॉय वाली कहानी सुनना। अलॉय जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। स्टील की प्लेट कहीं से भी तोड़ देखो, हर जगह से सेम कॉम्पोजिशन दिखेगी इसकी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, है। मैंने एक रिंग पहनी हुई है, सोचो 22 कैरेट की, तो मैं किसी भी साइड से उसका कटिंग लेकर चेक 22 करूँ तो कैरेट 22 कैरेट ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे सैंड एंड वाटर है वो हेट्रोजीनियस होता है, तो सैंड एक तरफ होती है, वाटर एक तरफ होता है। तो अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सारी तरफ एक जैसा दिखेगा मुझे। नौ ही बोल दिया मैंने। ठीक है, तो अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। डन। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है और कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसका सिंपल रीजन ये है कि मेरे पास एक प्योर मेटल था, उसके पास एक लैटिस स्ट्रक्चर था अपना, ठीक है, बट जब मैंने उसके अंदर मिक्सिंग करी किसी चीज की तो उसका लैटिस पूरा बिगड़ गया। अब उसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अब सोचो तुम्हारी बॉन्डिंग, मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो तोड़ना मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा हम लोगों का। बट अगर हमारे में पहले से ही क्या चल रही है, नोकझोंक चल रही है, पहले से हमारा लैटिस क्या है, बिगड़ गया है, क्योंकि कोई तीसरा आ गया हमारे में ऐड होने, तो हमारी दोस्ती तोड़ना आसान है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, कोई भी चीज में से पूछ सकते हैं कि एलआईसी कम क्यों होती है मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पूछ रहे हो तो बता देना। क्योंकि उनका जो लैटिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हो कहते हैं। अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो जाता है? अलॉयज की ये जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका जो लैटिस है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है बीच का, जब अलॉयज बनाए जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाए जाते हैं। यही रीजन है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। भाई रेजिस्टिविटी है ना, नोकझोंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो कोई भी आग में घी डालेगा वो और इंक्रीज हो जाएगी रेजिस्टिविटी। पहले ही वो रेजिस्ट कर रहा है चीजों के लिए, पहले ही वो आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ा दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्ट कराना कोई चीज उनसे मुश्किल है, तो रेजिस्ट कराना आसान। क्या सिर्फ वो आंसर रेजिस्टिविटी की होती है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों कर रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर रही है? इन तीनों का सेम रीजन है कि जो अलॉय फॉर्मेशन है उसके कारण लैटिस जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सब, ये भी डिक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता तीनों का सेम ही है। है। सेम आंसर है, लैटिस डिस्ट्रक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। क्लियर है? और अलॉयज कैसे हैं, होमो के हेटेरो? हमें अलॉयज बता दो कौन सी तो याद रखना है, क्या? उतना तो याद कर लो, थोड़ा सा तो याद कर लो, क्या? कौन सा किस किस से बन रहा है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे तुम्हें ऐसे सीधा आ सकता है कि ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। तुम्हें सीधा पूछेगा ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, या फिर तुमसे पूछेगा कॉपर और जिंक से कौन सा अलॉय बना है, ब्रास, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, ऐसे करके पूछ लेंगे। ठीक है, मैं आपको लिस्ट एक बार दे दूंगी फिर भी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, एक मेटल है जो कि थर्माइट रिएक्शन में यूज हो रहा है और वो एम्फोटेरिक भी है, बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मेटल पूछा था, एल्यूमिनियम बोलेंगे। मेटल एल्यूमिनियम है, कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल पूछा था, एल्यूमिनियम नहीं है। अब नेक्स्ट फिर से तुम लोग को फिर से 2024 में क्वेश्चन इसी के ऊपर आया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर, कि एनोड किससे बनी है, कैथोड किससे बनी है, ये बताओ। और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, जो सॉल्यूशन डालते हो वो क्या है? एक तरफ इम्प्योर कॉपर रखा था एनोड पे, प्योर कॉपर रखा था तुमने कैथोड पे, और सॉल्यूशन क्या था? कॉपर सल्फेट। तो उसका फॉर्मूला तुमने बता दिया। रिडक्शन, कॉपर सल्फेट इसे डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है ना, कोई मीडियम की तरह एक्ट करता है जिसमें पासिंग ऑफ हो सके। अब उसने पूछा कि इसमें बताओ ये प्रोसेस होती कैसे होती है? एक तरफ कैथोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो एक जगह ऑक्सीडेशन होती है, एक जगह रिडक्शन होती है, दोनों की इक्वेशन लिख देना, तुम्हारा आंसर फ्रेम हो गया। कितने मार्क्स का है? 5 नंबर का। ठीक है, उसकी चॉइस में क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड, कि एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में किसकी स्ट्रिप डालिए, बताओ कोई रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारे मेजर क्वेश्चन थे 2025-2024 के। तो अभी तक जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लो जरा। पहला एक्सट्रैक्शन सबकी करके जाना अच्छे से, HgSp, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड। ठीक है,
एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिडक्शन वैसे उसी में आ जाती है एक्सट्रैक्शन में, बट फिर भी अलग से लिखवा दिया क्योंकि तुम भूल जाते हो उसको। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है अच्छे से। थर्माइट रिएक्शन करना है अच्छे से एकदम, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। थर्माइट रिएक्शन छोटे से, हाँ बस वो उनकी दोनों इक्वेशन, थर्माइट रिएक्शन को क्यों कहते हैं, एक जिंक के साथ एक मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। और एक अलग से क्वेश्चन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, हाउ डज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेल्प इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। एक ही क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसमें से थर्माइट ही है डिस्प्लेसमेंट। हाँ थर्माइट ही है, थर्माइट कर लोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाला अपने आप हो जाएगा, तो तुम इसको एक ही क्वेश्चन में लिख लेना, बेशक अलग से लिख लेना, ठीक है। एक तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस में तैयार करना है, हेडिंग डालो शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब हद से 2 से 3 लाइनों का आंसर याद करना है, इससे ज़्यादा मत। बेसिक कॉन्सेप्ट, HNO3 के साथ रिएक्शन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन में अलॉयज का लिख लो, डिटेल पढ़ना है। अलॉयज कैसे हैं, किससे बने होते हैं, उनकी कैसे चेंजेस आते हैं उनमें, ब्रास किसका है, स्टेनलेस स्टील किसका है, स्टील किसका है, वेल्डिंग ऑफ वायर्स में कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। ये लिखना है वेल्डिंग ऑफ वायर्स में कौन सा यूज़ होता है अलॉय, और क्यों यूज़ होता है, ठीक है। ये सब सोल्डर यूज होता है। हाँ आंसर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्लियर है ये वाले क्वेश्चंस। अब इसके अलावा अगर तुम्हें नज़र मारनी है एक बार जो मैं चाहती हूँ तुम नज़र मार लो, वो क्वेश्चन है तुम्हारे बेसिक से रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्योंकि कई बच्चों को फॉर्मूला मेकिंग में दिक्कत आती है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो पता बन रहा है पर उसका फॉर्मूला नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक वाले में लिखना, नज़र मारनी है सिर्फ, अभी सीख लेना वो। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन देखना कि क्या बनता है प्रोडक्ट में, कौन सी गैस आती है, कैसे टेस्ट हो रहा है। एसिड के साथ तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है अभी। उसके बाद एक क्वेश्चन तुम तैयार कर लेना, वो वाले बेसिक वाले कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है कौन नहीं करता, कौन सा ऐसा मेटल जो है जो शाइनी नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ऐसा एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्सेप्शंस, हाँ हल्की सी एक्सेप्शंस पे नजर मार लेना, हल्की सी, ठीक है। कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करा जा रहा है, ऐसे वाले छोटे छोटे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस, ये तुम्हें सिर्फ MCQ में आएंगे, लॉन्ग में नहीं आने के चांसेस के, तो ठीक है। तो इसलिए मैं नजर करवा रही हूँ कि अगर आ भी गए तो टेंशन ना हो तुम्हें। इस चैप्टर से बस यही करना है। क्वेश्चन बताना टोटल कितने हुए इसके, मेजर वाले क्वेश्चंस और फिर शॉर्ट क्वेश्चन 8। तो कल कार्बन से तुमने 8 क्वेश्चन तैयार करे, आज मेटल से भी 8 कर लिए हम लोगों ने। कल कोशिश करेंगे कि एसिड बेसिस से भी 8 से 10 क्वेश्चन हम तैयार कर पाएँ, ठीक है। डन है। इसके अलावा जो छोटे छोटे वाले थे उनको काउंट करके 8 है कि उनके अलावा 8 है, उनके अलावा 8 है। उनके अलावा वो जो ऑक्सीजन वगैरह है उनको नजर मार लेना एक बार, छोड़ना मत। मेजर क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन में से तो आने ही आने, बाकी इन सब में से जो मैंने लॉन्ग लिखा है उनमें से कोई एक आधा आ जाएगा। मुझे एक बार जिंक ऑक्साइड की करा दो, वो दोनों ठीक है करवा देती हूँ। अभी के लिए वैसे ये वाली क्लास खत्म करते हैं एक बार, जिसको जाना है वो जा सकता है। मेरी तरफ से यही था आज की क्लास के लिए। हमने मेटल नॉन मेटल पूरा कवर कर लिया अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, इसके क्वेश्चन आंसर लिख लो एक बार, मिस चेक करवाने करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तुम आंसर लिखते हो मुझसे चेक करवा लो कि मैम इतना डिटेल बहुत है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ और रोज यही बोलूंगी, अपने चैप्टर को हद से 5 से 6 पेजेस के अंदर कंसाइज करके खत्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पेपर वाले दिन उतना भी गंदा मत लिख लेना कि तुम्हें दिखे ही ना वहाँ पेपर में, ऐसे कि तुम प्रिपरेशन के टाइम ये क्या गंदा लिख दिया है राइटिंग में, ये क्या लिख दिया कीड़े मार लिए। साफ सुथरे हद से हद 5 से 6 पेजेस में खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये। प्लीज ओवर अपने सुंदर सुंदर लंबे चौड़े नोट्स मत बनाना, पढ़ा नहीं जाता पेपर के टाइम पे उनको। उतना ही स्ट्रेस दिमाग के लिए रखना जितना तुम उस दिन ले पाओ। स्ट्रेस तुम लगाओ कि तुमने अपने पेपर वाले दिन एक दिन पूरा केमिस्ट्री को देना है, तो तुम्हारे पास हर चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेजेस होने चाहिए। तो 6 4 कितना होता है 24। तो हद से हद 30 पेजों के अंदर तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री खत्म। हमने 30 पेज पढ़े, 30 पेज याद, खत्म काम, डन। ठीक है, थैंक यू।